कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड के पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में एनसीईआरटी से लेकर के स्टेट बोर्ड तक के सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस बोले तो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इस चैप्टर को हम थोड़ा बारीकी से देखेंगे कि चैप्टर किस तरफ जा रहा है, क्या सब कहता है। पहले हम पर्यावरण शब्द की बात करें। परि का मतलब होता है ऊपरी, आवरण का मतलब होता है वह आवरण जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं को ऊपर से ढके हुए। फिर से सुनिए, परि मतलब ऊपरी और आवरण वह आवरण जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं को ऊपर से ढके हुए हैं। ये है शब्द पर्यावरण। अब प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के जो साधन हैं। प्रकृति से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के जो साधन हैं। मानव जीवन का अस्तित्व बोले तो वजूद बोले तो एग्जिस्टेंस। मानव जीवन का अस्तित्व, प्रगति एवं विकास संसाधनों पर निर्भर करता है। आदिकाल से मनुष्य प्रकृति के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल करता है। फिर से सुनेंगे कि आदिकाल से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त विभिन्न वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। वास्तव में संसाधन वे हैं जिनकी उपयोगिता मानव के लिए है। अब आपके इसी अध्याय में एक खास पुस्तक का जिक्र किया गया है, नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाले विद्वानों का एक समूह जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम। क्या कहा मैंने कि वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाले विद्वानों का एक समूह है जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम। 1972 में 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नाम की पुस्तक क्लब ऑफ रोम ने ही लिखी थी। 1972 में क्लब ऑफ रोम जो समूह था विद्वानों का, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लिमिट्स टू ग्रोथ।
इस पुस्तक में बताया गया कि जिस प्रकार से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार संसाधन कम होते जा रहे हैं। मैंने खास चीज़ का जिक्र किया था, ध्यान देंगे उस शब्द को पुनः, कि लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक 1972 में क्लब ऑफ रोम, जो विद्वानों का समूह है, जिन विद्वानों का सरोकार जो है ना वो वैश्विक मामलों में रहता है, उन्होंने 1972 में इस पुस्तक को लिखा और लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक में उन्होंने बताया कि जिस तरह से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, उसी प्रकार दुनिया में संसाधन कम होते जा रहे हैं। आबादी बढ़ेगी तो क्वाइट नेचुरल है कि संसाधन कम होंगे। अब जिक्र है इसी चैप्टर में रियो सम्मेलन का। किसका जिक्र है? रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थ समिट 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नामक जगह पे हुआ। अब फिर से समझिए इस बात को, मैं क्या कह रहा था आपको कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर आधारित केंद्रित एक सम्मेलन कराया। सम्मेलन कहाँ कराया था? ब्राज़ील में कहाँ कराया? रियो डी जेनेरियो में। इसी सम्मेलन का नाम अर्थ समिट है। इसी सम्मेलन का नाम क्या है? अर्थ समिट। हुआ कब था? 1992 में। कराया किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। कराया कहाँ था? ब्राज़ील में। और अगर अर्थ समिट को रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है कि ब्राज़ील के जिस जगह पे यह सम्मेलन हुआ था उस जगह का नाम था रियो डी जेनेरियो। अब इस सम्मेलन में दुनिया के 170 देश शामिल हुए थे। हालांकि इस 170 देश के अलावा कई स्वयंसेवी संस्थाएं या फिर बहुराष्ट्रीय जो निगम हैं वो भी शामिल हुए थे। याद रखने योग्य जो मुख्य बात है यहाँ पर वो है कि इस सम्मेलन में, रियो सम्मेलन में, पृथ्वी सम्मेलन में, अर्थ समिट में दुनिया के 170 देशों ने भाग लिया था। आखिर इस सम्मेलन की विशेषताएं क्या थी? इस सम्मेलन की विशेषताएं क्या थी? क्या महत्व था इस सम्मेलन का? तो पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकार को इस सम्मेलन में राजनीतिक दायरे में ठोस रूप से उठाया गया। मतलब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें थी उस पर बृहद रूप से चर्चा हुई थी पहली बार इस सम्मेलन में। मैंने पहले ही आपको बताया कि यह सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। कंडक्ट किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। कहाँ पर कराया था? ब्राज़ील में। कितने देश शामिल हुए थे? 170 देश शामिल हुए थे। अब कहते हैं कि रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई। रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के जो धनी
और विकसित देश हैं, विश्व के जो धनी और विकसित देश हैं अर्थात उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं तथा गरीब और विकासशील जो देश हैं यानी दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं उनका पर्यावरण को लेकर अपना अपना अलग एजेंडा है, पर्यावरण को लेकर के उनकी अलग अलग सोच है। फिर से सुनिए कि इस सम्मेलन में एक बात तो सामने आई कि इस दुनिया में वैसे भी दो तरह के देश हैं, विकसित है और विकासशील है। तो विकसित देश कौन से देश हैं? जो धनी राष्ट्र हैं, जो धनी राष्ट्र हैं। ये धनी राष्ट्र जो हैं ये उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे देश हैं विकासशील देश। विकासशील देश विकसित राष्ट्रों के अपेक्षाकृत गरीब है। क्या है? गरीब है और यह दक्षिणी गोलार्ध में आता है। तो विकसित देश और विकासशील देश मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों का पर्यावरण को लेकर जो अपने अपने उनकी सोच है वो अलग अलग है, उनके मंतव्य अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्या मंतव्य थे भाई। तो उत्तरी देशों की मुख्य चिंता, उत्तरी देशों की, उत्तरी गोलार्ध माने विकसित देश, धनी राष्ट्र, तो उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत, ओजोन परत, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत, ग्लोबल वार्मिंग। जबकि दक्षिणी देश की जो प्रमुख चिंता थी वो क्या थी कि आर्थिक विकास तो होना चाहिए, हमारा आर्थिक विकास तो होना चाहिए और आर्थिक विकास तो करेंगे ही और हम आपसी रिश्ते को आपस में सुलझा लें। विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र आपसी रिश्ते को आपस में सुलझा लें और पर्यावरण प्रबंधन की भी बात करें, पर्यावरण प्रबंधन की भी बात करें। सुनिएगा, मैंने कहा आपको कि उत्तरी देशों की मुख्य चिंता थी उस सम्मेलन में, रियो सम्मेलन में, पृथ्वी सम्मेलन में, अर्थ समिट में उत्तरी गोलार्ध के जो देश थे, विकसित जो देश थे, उनकी मुख्य चिंता क्या थी? ओजोन परत। उनकी मुख्य चिंता क्या थी? ग्लोबल वार्मिंग। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के जो देश थे, विकासशील देश, उनका कहना था कि हम जैसे राष्ट्रों का आर्थिक विकास तो होना ही चाहिए और हम आपस में संबंध को सुलझाएं और पर्यावरण संरक्षण की भी बात करें, पर्यावरण संरक्षण की भी बात करें। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित हुए। किस किस चीज़ के संबंध में? जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी, इस तीन मुद्दों के संदर्भ में कुछ नियम जो है ना वो निर्धारित किए गए। इसमें एजेंडा 21 की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 है क्या, इस पर तो हम आगे जिक्र करेंगे ही। इसी सम्मेलन में टिकाऊ विकास का तरीका भी सुलझाया गया, समझाया गया कि विकास अनिवार्य है, लेकिन विकास अगर ड्यूरेबल हो, टिकाऊ हो, चिरायमान हो, दीर्घायु विकास हो, लंबे समय तक चलने वाला हो। चूंकि दक्षिणी गोलार्ध के देश ने कहा था कि ठीक है पर्यावरण संरक्षण तो अनिवार्य है, लेकिन हमारा आर्थिक विकास भी आवश्यक है, हमारा आर्थिक विकास भी आवश्यक